हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपना संवैधानिक विकास कर लिया था, ब्रिटिश हुकूमत के जो अंडर में हमारा जो संवैधानिक विकास हुआ है वो दो चरणों में बांटा था हमने। पहला चरण था कि कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक विकास, और दूसरा चरण था ताज के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। तो हम आज अपना दूसरा चरण करने जा रहे हैं और वीडियो का हमारा एपिसोड है वो है 8। एपिसोड करने जा रहे हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। ताज के शासन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण है। प्रथम चरण हमने कर लिया था पहले वाली वीडियो में। द्वितीय चरण ये रहा। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। तो हमारा पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इसे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया हम इनको संविधान क्यों मानते, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे कोई हमारा लिखित संविधान खुद का तो नहीं था नहीं, तो उनके जो भी रूल आते थे तो वो एक संविधान की जरूरत पे ही होते थे, संविधान ही माना जाता था उन्हें। इसलिए इनको भी हम संविधान ही कहते हैं एक तरीके से। ये अंग्रेजों द्वारा शासन थे, संविधान था जो हम पे लगाया गया था, यानी थोपा गया था। तो अब 1858 आ गया, मतलब 1857 की क्रांति हो चुकी है। तो 1857 की क्रांति ने इनको बहुत बड़ा झटका दिया था ब्रिटिश हुकूमत को। तो इन्हें लग गया कि अब कंपनी का कुछ भी रोल मॉडल हिंदुस्तान में अपनाया नहीं जा सकता। अगर अपनाएंगे तो विरोध होगा ही होगा, क्रांतियां ऐसी होंगी। और 1857 क्रांति बहुत बदलाव के दौर पे थी। तो इससे क्या हुआ, बहुत चीज़ों को रियासतें वापस की गई थी, लोगों को कर से मुक्ति की गई थी, कर माफ किया गया था, कर का जो परसेंटेज था वो कम किया गया था। तो इसलिए बहुत सारी चीजें गई थी। तो इसलिए इन्होंने क्या सुधार किया, इस शासन अधिनियम लाके इन्होंने पहला किया सुधार, भारत के शासन को कंपनी से हटाकर ताज के अधीन सबसे पहले तो ये किया था। ठीक, और ब्रिटिश हुकूमत भारत के शासनिक प्रशासनिक कार्य की देखभाल शासनिक प्रशासनिक शासन का नियंत्रण भारत सचिव
द्वारा करते थे। ठीक, भारत सचिव में कौन कौन होता था? सबसे पहले भारत सचिव होता था ठीक, और इसको मिलती थी सचिव को एक भारत परिषद जिसे कहते हैं। इसमें 15 सदस्य होते थे। ठीक है, तो इसके द्वारा शासन किया जाता था। भारत के शासन पर नियंत्रण भारत के सचिव के द्वारा किया जाता था। भारत के सचिव को कौन होता था? एक परिषद होती थी उसके पास, जिस परिषद में 15 सदस्य होते थे। वो सब रिपोर्ट करते थे भारत के सचिव को। सचिव रिपोर्ट करता था ताज को, यानी ब्रिटिश हुकूमत को, यानी ब्रिटेन में। तो यहाँ तक समझ में आ गया वो। और एक जो इम्पोर्टेंट बदलाव था, मैं तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, फिर मिटाना होगा क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि भैया सारी टर्मिनोलॉजी चेंज करी थी। गवर्नर कब होता था? कंपनी के शासन के दौरान। और अब वायसराय कहने लग गया कि अब लगे कि हाँ अब ब्रिटेन की हुकूमत है, अब सीधे डायरेक्ट जो लिंक तुम्हारा है वो ब्रिटेन से है, ताकि किसी कंपनी के द्वारा तुम पे हुकूमत की जा रही है। तो ये लॉजिक इनका इसलिए था क्योंकि कंपनी के नाम से लोगों को नफरत होगी, क्योंकि बहुत अत्याचार और शोषण हो चुका था कंपनी के द्वारा। इसलिए कंपनी को अब लोगों ने बिल्कुल अपनाना बंद कर दिया था। इसलिए अब नाम भी चेंज किए जाएंगे, क्योंकि नाम का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए चेंज किया गया ये नाम। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट जो वायसराय कौन था? ये फर्स्ट वाले जो भी हैं याद रखना। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग याद रखना, इतना आप कर लो। तो ये हो गया वो। और दूसरा देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861। और इस वक्त क्या हुआ? उस टाइम पे क्या था? केंद्रीकरण पे बल दिया गया था। जब कंपनी के शासन के दौरान हम संविधान विकास पढ़ रहे थे, इस वक्त विकेंद्रीकरण पे बल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है भारत परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इसमें क्या किया? विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण में क्या होता है? चीजों को फैलाया जाता है, शक्तियों को फैलाया जाता है कि लोग और उनकी इकाइयों के रूप में काम करें। केंद्रीकरण में शक्तियों को इकट्ठा किया जाता है, एक तरफ ही एक इंसान को सारी शक्ति जाती है। तो ये अंतर है विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में। तो विकेंद्रीकरण बल दिया गया, इसी चलते क्या किया गया? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की विधायी शक्तियों को वापस कर दिया गया। ठीक है, ये आगे वाली चीज है। इस टाइम पे क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन था,
तो इसलिए जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो हमने विधायक शक्तियां छीनी थी उनको वापस कर दिया गया दोबारा से, क्योंकि विकेंद्रीकरण करना था, अब लोगों को शक्तियां बांटनी थी, क्योंकि खुद नहीं संभालना था और लोगों को भी अपनी इकाई बनाना था और उनके द्वारा शासन करना था, उनसे चीजों को समझना था। ठीक है, अब क्या किया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। डिपार्टमेंटल सिस्टम has been started। ठीक है, इसको डिपार्टमेंट में पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। इसमें इतना ही कार्य किया गया था। ठीक है, पोर्टफोलियो मंत्रालय वैसे बोलते हैं। पद देने लगे लोगों को कि ये काम इसका है, इसको ये संभालना है, वो संभालना है, क्योंकि विकेंद्रीकरण चालू होने वाला था। अभी लोगों को ना लगे कि एक ही लोगों ने हम पे नियंत्रण कर रखा है, जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी ने कर रखा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। अब इन्होंने विकेंद्रीकरण नई पॉलिसी अपनाई थी, प्रशासन इनको अभी भी करना था। 1861। ठीक है, इसे लिख लीजिए। तीसरा, भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, जितनी विधान परिषद थी उनका विस्तार किया गया। पहली बार परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोलते हैं या इनडायरेक्ट बोलते हैं। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखना कि इनडायरेक्ट चुनाव कराया गया था पहली बार। ठीक है, तो इसमें दो चीज ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनडायरेक्ट चुनाव पहले जो 1892 के काउंसिल एक्ट से की गई थी। तो ये चीजें कुछ चीजें जो मेन होती हैं वो होती है, मैं बताता जाता हूँ कौन सी चीज मेन है। चौथा, भारत परिषद, एक मिनट पेन चेंज कर देता हूँ। चौथा मैं रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन से लिख रहा हूँ, सॉरी। भारत परिषद
अधिनियम 1909 कौन सा है, क्या कहते हैं इसे, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। उस टाइम में मार्ले कौन था, सचिव था, भारत सचिव। और मिंटो कौन था, वायसराय। और ये आम भाषा में क्या है, गवर्नर जनरल। लोगों को पता नहीं चल पाया था गवर्नर और वायसराय का, इतना कुछ पता नहीं चल पाया था। फिर भी चेंज तो उन्होंने कर दिया था दिखाने के लिए, जो बुद्धि जो लोग थे वो समझ जाते हैं, इसलिए उनको दिखाने के लिए भी चेंज कर दिया गया था। इसमें कुछ याद करने वाली एक चीज इंपॉर्टेंट याद करने वाली, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचन पद्धति, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम किसको दी गई थी, मुस्लिम्स को। क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली बोलते हैं और पद्धति बोलते हैं। देखो इसको ध्यान समझना, क्या होता कि लोगों की जो जो आंदोलन चला था उसके बाद उनको लग गया था कि बहुत ज्यादा एकता है लोगों में, सब लोग एक साथ आ रहे हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब लोगों ने अपना सहयोग किया। लखनऊ में बेगम जी ने किया था, ठीक है, और जैसे वीर कुंवर ने बिहार में किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी में। तो इन लोगों को लगा सब एक साथ आ गए हैं, तो इनको लगा कि अब इनको अलग करना चाहिए। तो अलग करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक झांसा दिया कि हम मुस्लिमों को अलग निर्वाचन प्रणाली देंगे। और निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है कि जो कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन में, जो कैंडिडेट होगा, जो प्रत्याशी होगा वो मुस्लिम होगा, और जो वोट देंगे वो भी सिर्फ ही सिर्फ मुस्लिम होंगे, चाहे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस क्षेत्र में हिंदू भी रह रहे हो, सिख भी रह रहे हो, कोई भी रह रहा हो, तो वोट खाली मुस्लिम ही देंगे। तो इन्होंने ये इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। तो इन्होंने ये चाल खेली थी ताकि लोगों को अलग अलग किया जा सके। पृथक निर्वाचन प्रणाली से कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार से कहते हैं। तो उन्होंने ये किया था कि इनको अलग हम देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो जो मुस्लिम वाले लोग हैं वो अलग बढ़ जाएंगे, और क्योंकि मुस्लिम ही वोट दे सकता है तो मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, और हिंदू अलग रह जाएंगे। उस लोगों के जो वहाँ के लोग हैं जितने भी हिंदू हैं वो दोयम दर्जा हो जाएगा उनका, तो वो अलग हो जाएंगे, इनमें मतभेद हो जाएगा। ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली का मतलब, कि मुस्लिमों को मुस्लिमों के द्वारा निर्वाचित किया जाना, उसमें किसी और गैर धर्म की कोई इजाजत नहीं थी, हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तभी मिंटो को क्या आ गया, क्योंकि ये वायसराय था भैया, तो इसको ये जो भी होगा मिंटो का आ गया सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता या जनक। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी इसे कहा गया। ठीक है, याद रखनी चाहिए। ठीक है, पांचवा है भारत शासन अधिनियम 1919। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919। देखो 1773, 1784, 1833
1853 ये कब हुआ है? कंपनी की शासन के दौरान। हमने क्या पढ़ा? 1858, 1892 और 1858, 1892, 1909, ठीक है। अब 1919, ठीक। हम्म 1819। तो हमने ये पढ़े हैं ताज के अंडर में जब ब्रिटिश आए थे। ये याद रखना इनका सीक्वेंस, ठीक है। इनका सीक्वेंस याद रखना। ये 4 इनके बीच, हाँ इसके बीच में एक और आएगा 1861। ये 5 9 5 हम कर रहे हैं, ठीक। और इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार, ठीक है। ये भी कहते हैं इसे, याद रखना। ये पेपर में ये नहीं बोलेंगे तो ये बोलेंगे, ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे। इन चीज़ों में एक याद रखना। सबसे पहली बात, जो हमारी प्रस्तावना थी उसकी हमने नींव रखी थी। पृथक प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली चालू हुई। पृथक निर्वाचन प्रणाली की ठीक है, जो 1909 में बोली थी पार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा। तो शुरुआत होगी उसकी 1909 में बोली, तो 1919 में होगी इसकी शुरुआत। अब हाँ ये चीज, और हमने क्या पढ़ा था 1892 में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे पहली बार। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत हुई, ठीक। ये याद इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब पृथक पालक प्रस्तावना में रखा गया। पहली बार ये था, ये प्रथम शुरुआत हुई, ये पहली बार था, ये पहली बार था सब, ठीक है। ये पहली बार था, ठीक है। ये पहली बार प्रथम शुरुआत की गई थी, ठीक। ये 3 चीजों को आपको तो बहुत ज्यादा तरीके से याद रखना है। और एक इम्पोर्टेंट और, प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत हुई, प्रांतों में हुई है, ठीक है। अभी उसके बाद फिर पूरे एक राष्ट्र में कर दी, मतलब पूरे देश में कर दी जाएगी प्रांतों। अभी प्रांतों में हुई है। तो ये 4 चीजें याद करने वाली है, इनको याद कर लेना सही से, ठीक। एक पॉइंट और है, पहली बार द्विसदनात्मक द्विसदनात्मक की व्यवस्था की गई, ठीक है। द्विसदनात्मक कहते हैं इंग्लिश में बाइकैमरल, ठीक है। ये देख लेना।
ये इसको काट देना। प्रथम निवासी प्रणाली की शुरुआत अभी नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं पता, इसको काट देना। ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, इनको याद रखना, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत है, तो सारे इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट ज़्यादा चालू होता है। ठीक है, अब जो आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस वाइज में। अब यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा, एक दो तीन चार छः, छठा है ये। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें बहुत चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, क्योंकि इसको करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी संवैधानिक विकास, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरा संविधान को एक व्यापक रूप में पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, हॉलिस्टिक रूप से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम सबको निचोड़ ला के दे रहे हैं। तो आगे आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन की जाएंगी, पर अभी ये जितना है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं 1930 से ये आया कहाँ से। 1930 से लेके 1932 तक क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। जो गोलमेज सम्मेलन निर्णय लिए गए, निर्णय के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है। ठीक, तो इसमें क्या फैक्ट निकल के आया, अब मैं यहां से शुरू करता हूं। पहला, संघ की संघ नहीं होगा, अखिल भारतीय संघ, और एक भारतीय संघ की ठीक है, अन्य कौन कौन सी थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, और कौन थी, देशी रियासतें थी। जो संघ की इकाइयां थी, जो संघ की ठीक है, संघ की इकाइयां थी। संघ की इकाइयां किस कौन सी थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, प्रांत, ठीक है, प्रांत है, और देशी रियासतें थी। ठीक है, तो इन दो जो संघ की इकाई, मतलब संघ था पूरा, एक जो राष्ट्र होगा, उनकी दो इकाइयां थी, इनके हिसाब से वो काम करेंगे। दो इकाइयों में बांटते हैं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत होंगे और कुछ देशी रियासतें होंगी, जो उन्होंने अलग कर लिया था अपने आप को। ठीक है, अब आगे सेकंड पॉइंट, तब क्या होगा, सेकंड पॉइंट, शासनिक प्रशासनिक
विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। ठीक, अब शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। तीसरा, विधायी शक्तियों का बंटवारा। तीन सूचियों के आधार पर किया गया। तीन सूचियां बताई हैं मैंने, कौन सी थी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक, यहाँ थी 59, 54, 36। ठीक है, तो ये शक्तियां थी इनके पास, ऐसे ऐसे विधायी शक्तियों को बांटा गया था। बाद में ये कम भी होगा, क्यों? 1935 का अधिनियम है, और फिर पाकिस्तान अलग हो जाएगा 1947 में। तो पाकिस्तान अलग होगा तो जहाँ के लोग आए थे तो उनकी भी तो इन्वॉल्वमेंट होगी इनमें, भी इनमें इन्वॉल्वमेंट उनकी भी तो होगी, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट को इनको हटा दिया जाएगा, तो ये सूची भी कम हो जाएंगी। पर उन्होंने करवाई थी, अभी कितनी बची हुई हैं वो पहले करवा चुका हूँ, उसको देखना पलट के। ठीक है, 3 पॉइंट इसके ही हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है, इसमें पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आगे लिख तो मिटा कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन को अपनाया गया अथवा राज्यों से हटा लिया गया। ठीक है, 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो राज्य भी लिख देता हूं, असम, बंगाल, बिहार, यूपी वो नहीं था, उसे कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। संयुक्त प्रांत कैसे कहते हैं? ठीक है, 1 2 3 4, असम, बंगाल, बिहार, यूपी। इसे यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उस टाइम पे, इसलिए यूपी नाम पड़ा है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश है, पहले यूपी था, संयुक्त प्रांत जिसे कहते थे। और एक बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे 2 सदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया वो सब कुछ, जितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट बचा है, वो सबको पता ही है। भारतीय स्वाधीनता
अधिनियम 1947। ठीक है, इसमें क्या बोला गया वो सबको पता लग जाए क्या बोला गया। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो है प्रांतों के गवर्नर जनरल थे। प्रांतों के प्रमुख को प्रांतों का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। ठीक है, भैया जब देश आजाद हो जाएगा जो प्रांत में शासन करता है उनको संवैधानिक प्रमुख बना दिया जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री मानता है आज डेट में, या राज्यपाल मान लो, कुछ भी मान लो, मुख्यमंत्री मान लो, राज्यपाल जो मानना मान लो। इससे क्या जो केंद्र का था, केंद्र प्रमुख को केंद्र का बनाया गया। ठीक, यहाँ से 1935 का 1947। तो टोटल हमने क्या पढ़ा था, कंपनी का जो शासन था, ठीक, तो इधर लिख लिया होगा, लिख लिया। ठीक है, बाकी मैं आप एक साथ उनको लिख देता हूँ, नंबरिंग याद कर लेना उनकी एक बार। जो कंपनी के अंडर में थे कौन कौन से थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट था, फिर 1833 का चार्टर एक्ट था, फिर 1853 का चार्टर एक्ट था। ठीक, तो आज के शासन के अंडर में किस से थे, 1858 का काउंसिल एक्ट था, 1861 का था, 1892 था, 1909 था, 1919 था, 1935 था, 1947 था। तो ये हम कर चुके हैं पूरे, ये हम कर चुके हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास हमने समाप्त कर लिया, स्वतंत्रता पूर्व भारत का संवैधानिक विकास खत्म कर लिया, कंपनी के शासन के अधीन भी और ताज के शासन के अधीन भी। तो बहुत क्लियर तरीके से समाप्त किया गया है और बहुत पॉइंट वाइज दिया गया और ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही इसमें डाले गए हैं, वरना होने को तो 1950 में बहुत बड़ा था तो फिर भी उसको हमने किया नहीं, इसलिए छोटे छोटे फैक्ट डाले गए जो मेन्सली पूछे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ये आपको याद रखने हैं और डेट वाइज जैसे मैंने लिखे हैं उस तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 11 याद रखने, इनसे जो भी पेपर आएगा वो निकल के नहीं जाना चाहिए। तो जितना ये करवाया है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप अपना थोड़ा ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं अपनी इच्छा के लिए, शांति ना मिल रही हो तो। वैसे तो इतने में शांति मिल जानी चाहिए और इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ सारा लिखवाता हूँ, जो भी नोट्स है, ऐसा नहीं कि PDF में दूंगा, ये मैं खुद ही लिखाता हूँ, नोट्स बनाओ उसको खुद। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और अब तैयारी को थोड़ा तेज कर देते हैं और अब और वीडियो की शुरुआत कुछ दिनों में मैं करने जा रहा हूँ। अब इकोनॉमी भी पढ़ाऊँगा या कोई और सब्जेक्ट पर जब पढ़ाऊँगा उससे 1 या 2 4 दिन पहले बता दूंगा। तो हमारा संवैधानिक विकास खत्म हो गया और एपिसोड 8 था ये, और अगली वीडियो जाएगी वो अब आएगी, तुलनात्मक रूप से कैसे कहते हैं, हमारे में कौन कौन सी बहुमत होती हैं, कैसे कैसे बहुमत मिलती है, बहुमत पारित कैसे होती है, तो ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो ये सब जरूरी भी है क्योंकि कहते हैं संविधान संशोधित होता है, ये सब पता होना चाहिए और सभी संविधान की दूसरे संविधान के साथ तुलना की जाएगी। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो जरूरी हैं, तो इसलिए अब आप चैनल के साथ बने रहें और जो कि दिया गया उसको रिवाइज करते जरूर रहें, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार ये ऐसा होलिस्टिक वे पढ़ रहे हैं हम क्योंकि ये हर किसी पेपर में काम आएगा, PCS हो चाहे UPSC हो, तो स्टेट PCS में भी काम आएगा ये। तो इसलिए ऐसा नहीं कि उसमें काम नहीं आएगा ये। अब इससे बच के पेपर कहाँ जाएगा और कैसा बनेगा पेपर, फैक्चुअल भी चीज़ हो रही है, कंसेप्चुअल भी चीज़ हो रही है, दोनों चीज़ें इसमें हो रही हैं, तो पेपर बच के जाएगा नहीं, क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है वो सब कुछ इसके अंडर में देखा गया कि जितना मैं पढ़ाऊंगा, जो भी कुछ कराऊंगा, जो भी नोट्स बने हैं उसके अंदर में पेपर आएगा।
तो इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और चैनल के साथ बने रहना है और आगे जाके आगे और तेज थोड़ी रफ्तार पकड़नी है। और थैंक यू सो मच।